चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। हम जो है वो लुकिंग इनसाइड द कंप्यूटर उसको डिस्कस कर रहे थे। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र और डेटा वगैरह की बात कर रहे थे। कुछ कंपोनेंट्स हमने देखे थे, फिर मेमोरी की बात हमने की थी। इसमें फिर हमने रैम को डिस्कस किया था, रीड ओनली मेमोरी है, हमने कहा था वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है जी। जो परमानेंट स्टोरेज है वहाँ से डेटा जो है वो रैम में आता है, देन रैम से जो है वो फिर हमारे पास कुछ और भी जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर जो है मेमोरीज होती हैं, जिसको हमने कहा था कि कैशे है, कैशे में जाता है, वहाँ से वो प्रोसेसर के पास जाता है। आइदर एक प्रोसेसर हो या मल्टीपल प्रोसेसर आपके सिस्टम में हो। जिस तरीके से अब जो मशीन है उसमें मल्टीपल जो है वो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। रोम की हमने बात की थी, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है जी। और नॉर्मली हमने कहा था इसमें आप चूँकि सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, आप सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, राइट कुछ नहीं कर सकते। और पहले से ही जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको क्या चूज़ करना है, तो वो मल्टीपल ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं। इतनी आपको जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो है वो मिलती है। अदरवाइज आप इसमें कुछ राइट ही नहीं कर सकते। टिपिकली हमने कहा था केबीज में होती है। जिस तरीके से बायोस की हमने बात की थी कि हमारे पास बायोस है, बीच में जो है वो वेस्टर्न डिजिटल की जो हार्ड डिस्क है, एक कंपनी है वेस्टर्न डिजिटल, जो जिनकी हार्ड डिस्क जो मैन्युफैक्चर हैं, हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन्होंने जो है आई थिंक ये 2000 शायद 2002-3 की बात है। तो WD ने जो है ना वो कुछ हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस करवाई थी, हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस करवाई थी रैम के साथ। यानी वो कुछ इस तरीके से था कि वैसे तो आपके पास हार्ड डिस्क है और हमने कहा कि हार्ड डिस्क से वो डेटा जो है वो ट्रैवल करके जो है वो रैम में जाएगा, रैम से कैशे में जाएगा, देन प्रोसेसर के पास जाएगा। तो था ये कि उन्होंने हार्ड डिस्क के ऊपर ही जो है ना, हार्ड डिस्क के ऊपर ही ना उन्होंने, क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा। सही तो यही है, अच्छा। तो हार्ड डिस्क के ऊपर उन्होंने ये किया हुआ था कि अगर ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD कहते हैं, तो इसके ऊपर भी जो है ना एक, इसके ऊपर इसके बोर्ड के ऊपर जो है ना एक रैम लगी हुई थी। और अगेन वो जो है 24 सॉरी जो है 632 MB या 64 MB की एक रैम लगाई हुई थी हार्ड डिस्क के ऊपर। तो होता ही ये था कि जो भी डेटा आपको यानी प्रोसेसर को रिक्वायर होता था तो वो हार्ड डिस्क से पहले इसमें चला जाता था। तो वो बीच में एक चीज उन्होंने और इंट्रोड्यूस करवा दी थी और यहाँ से वो बोर्ड के ऊपर रैम में जाता था। तो नेक्स्ट जो भी डेटा होता था वो हार्ड डिस्क में, चूंकि हमने आपको याद हो कि हमने बात की थी कि हार्ड डिस्क में होता ही है कि इस तरीके से लेट सपोज अगर ये हार्ड डिस्क है तो आपका डेटा जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पर होगा। कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ डेटा यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, फिर इसके बाद वाला कुछ यहाँ पर है, फिर कुछ यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि होता ही है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं या कुछ भी आप डिलीट करते हैं तो हार्ड डिस्क के बीच बीच में से चंक खाली हो जाते हैं। लेट सपोज अब यही कुछ प्रोग्राम था, आपने इस प्रोग्राम को डिलीट कर दिया, आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, कुछ कॉपी करते हैं, तो उसका कुछ पोर्शन यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा, जो जो खाली खाली उसको चंक्स मिलेंगे वहां पर। तो फिर ये बेसिकली प्रोसेसिंग में डिले आता है। हार्ड डिस्क में से भी उसको ढूंढना पड़ता है कि ये यहाँ पर एंड हो रहा है तो फिर इसका लिंक होगा कि ये बाकी का डेटा जो है ना वो यहाँ पर है, फिर इसका लिंक होगा कि बाकी का डेटा जो है वो यहाँ पे है, फिर बाकी का यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये उसके अपने लिंक मेंटेन रखता है। तो चूंकि आजकल जो आपके पास सिस्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा फास्ट, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। चूंकि एक ज़माने में स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, तो उस ज़माने में जो है ना वो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर इंट्रोड्यूस हुई। एक यूटिलिटी है, अगेन मैंने ज़माने से उसको यूज़ नहीं किया, जो है वो डिस्क डिफ्रेगमेंट विंडोज़ का एक पार्ट है। एटलीस्ट वो विंडोज़ जब तक जो है वो 2000 या XP वगैरह यूज़ करता रहा मैं, यानी 2003, 4, 5 तक XP हमने यूज़ की, तो उस वक्त तक हम डिस्क डिफ्रेगमेंट का एक जो है वो यूटिलिटी होती थी उसको अक्सर रन करते थे।
डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या करता है कि पूरी हार्ड डिस्क में से जितना डेटा होता है ना उसको सॉर्ट कर देता है। यानी अगर यही कोई प्रोग्राम है, इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, डेफिनेटली लिंकअप है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंट का ऑप्शन क्या करता है कि इस पूरे को लाइन अप कर देता है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर, अब ये है ना, फिर इसको उठा के इसके साथ लगा देगा, यहाँ जो डेटा होगा उसको साइड में कर देगा, इसको उठा कर यहाँ पे ले आएगा, इसको यहाँ पे, यानी सॉर्ट कर देता है पूरा डेटा। उससे होता ये था कि सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी हद तक इंक्रीज हो जाती थी, क्योंकि जो डेटा है ना वो उसको नेक्स्ट 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 कंटिन्यूस लोकेशन पे मिलेगा, अदरवाइज जो है वो डेटा बिखरा हुआ होता है हार्ड डिस्क में। बट अब चूंकि सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, इतनी हाईली स्पीडी जो है वो प्रोसेसर हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड है, तो पता ही नहीं चलता, मैटर ही नहीं करता ये सारी चीज़ें। अदरवाइज एक ज़माने में, यानी अगर मैं विंडोज़ जब हम 95 भी यूज़ करते थे या स्टिल 98 यूज़ कर रहे थे, पेंटियम 1 वगैरह था, तो उसमें होता ये था कि अगर आपने लेट सपोज वर्ड पे कुछ टाइपिंग का ही काम कर रहे हैं और आप सॉन्ग भी साथ साथ सुन रहे हैं, तो हमने बहुत सारा टाइप कर दिया, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी बेहतर है तो स्क्रीन पे वो करेक्टर नजर नहीं आते थे, सॉन्ग चल रहा है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो करेक्टर टाइप हुए हुए आ रहे हैं, और जब वो करेक्टर टाइप हुए हुए आ रहे होते थे तो सॉन्ग जो है वो रुकना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्पीड ही नहीं थी। पेंटियम 1 जो था वो 100 मेगाहर्ट्ज था, अब 100 मेगाहर्ट्ज और फिर मल्टीपल अगर आपने उसको कुछ काम वाम कर रहे हैं तो वो फिर प्रोसेसिंग जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाया करती थी। तो इस तरह की भी जो है ना वो एक इन्होंने रैम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी हार्ड डिस्क पे, और इसको भी वो कैशे ही बोलते थे कि हार्ड डिस्क विद कैशे, कि जो डेटा है यहाँ पर है, रैम को जो चाहिए वो पहले यहाँ सर्च करेगा, यहाँ से मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर वो आगे जाके हार्ड डिस्क में देखेगा, वो फिर डेटा यहाँ पे रिप्लेस करेगा। सो मेमोरी की हम बात कर रहे थे। मेमोरी के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास डिवाइसेस में जो है, हम चूंकि हमने डेटा की बात की, हमने प्रोसेसिंग की बात की, हमारे पास मेमोरी है, फिर हमने कहा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो फिर अब हमारे पास है इनपुट हार्डवेयर या इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ पीपल टू पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। डेफिनेटली कंप्यूटर में अगर आपको कुछ डेटा उसको देना है, कुछ इनपुट करना है, तो उसके लिए जो है वो इनपुट डिवाइसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं। टिपिकल इनपुट डिवाइस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, माउस है, कीबोर्ड है, उसके अलावा माइक हो सकता है। अभी मैं जो है वो कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ और मेरी वॉइस जो है वो एज अ इनपुट जा रही है, तो मेरे पास जो है वो माइक है, मैं उसमें बोल रहा हूँ, वो कंटिन्यूसली इनपुट उसमें जा रहा है। मेरे पास एक पेन है, स्टाइलिस, जिससे मैं यहाँ पर कुछ राइट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये है मेरी स्क्रीन, टच स्क्रीन है, तो वो भी एक जो है वो इनपुट जो है वो कंप्यूटर को दे रहा है। टच स्क्रीन जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस में ही आ जाती है। मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस हैं। अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मेरे पास जो मेरा लैपटॉप भी है, इसमें इनपुट के लिए जो है वो जो इसकी स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है, वो इनपुट दे सकती है। इसमें कीबोर्ड भी है, इसमें जो है वो एक टच पैड भी है जिसको हम एज अ कीबोर्ड यूज करते हैं। इसमें जॉयस्टिक भी एक बीच में छोटी सी लगी हुई है, वो भी इनपुट के लिए है। जॉयस्टिक से आप माउस के एरो को स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं। इसमें ये पेन है मेरे पास, स्टाइलिस, जिससे मैं जो है वो यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ। इसमें कैमरा लगा हुआ है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, जो कि वीडियो को जो है वो एज अ इनपुट जो है वो इस कंप्यूटर को देगा। तो मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो इस सिस्टम के साथ अटैच हैं। ठीक है जी। तो हर वो डिवाइस जो कि यूजर को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करवाती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। दिस अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद सिस्टम। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा, डेफिनेटली डेटा एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उसको दे रही होती है। कीबोर्ड और माउस, वो दो टिपिकल इनपुट डिवाइसेस की बात यहाँ पे डायग्राम है और एग्जांपल में दे दी, बट हमने इतनी सारी इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस कर ली। अच्छा, और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। लेज़र लाइट हो सकती हैं, डिफरेंट सेंसर्स हो सकते हैं जो आपके हैं वो इनपुट आपको जो है वो दे रहे होंगे। लेट्स सपोज ये स्मार्ट बैंड्स वगैरह, अब आप में से शायद कुछ लोगों के पास हो, स्मार्ट वॉचेस आपके पास हैं, आपने वो पहनी हुई है, तो वो भी आपके अगर मोबाइल के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट होती हैं। और अगेन ब्लूटूथ तो एक मीडियम है, और उसमें फिर उस स्मार्ट बैंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपकी हार्ट बीट को और बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो कैलकुलेट करता है, और फिर वो जो है वो इनपुट जो है वो सेंसर्स हैं जो कि इनपुट ले रहे होते हैं, एंड देन वो जो है वो आपके सिस्टम को जो है वो दे रहे होते हैं।
तो बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि अब नॉर्मल सिस्टम में जो है वो एज अ इनपुट डिवाइसेस जो है वो यूज़ हो रही होती है, ठीक है जी। देन आउटपुट डिवाइसेस हैं, अगेन कुछ फेमस आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर हमारे पास हैं। तो अच्छा सॉरी, अदर इनपुट डिवाइसेस है, सॉरी अदर इनपुट डिवाइसेस है, अगेन माउस है। अच्छा माउस तो यहाँ पर भी था, ये एक सिंपल माउस है, ये माउस एक बिल्कुल ही सिंपल माउस है। जिस ज़माने में माउस आए थे 2000 जो सॉरी नॉट 2000 बट 90s में जब माउस आए, अगेन चूँकि विंडोज़ 95 से पहले भी विंडोज़ 3 थी, विंडोज़ 3.1 थी, उसमें भी माउस की ज़रूरत पड़ती थी, या सॉरी एनसीसी वगैरह थे, नॉर्टन कमांडेड चार्ट वगैरह, वहाँ पर माउस की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये एक टिपिकल माउस है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो कीज़ हैं, लेफ्ट क्लिक है और राइट क्लिक है, ठीक है जी। और ये ट्रेस बॉल वाला माउस है, अगर आप इसको उलट के देखेंगे, इसको उल्टेंगे तो इसके नीचे जो है वो एक बॉल है। और माउस बेसिकली है क्या, अगर आप इसको जो है वो वहाँ से देखेंगे बॉटम साइड से, तो वो कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर एक बॉल है। जब आप इस माउस को जो है वो पैड के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर आगे पीछे मूव करते हैं, तो ये बेसिकली बॉल मूव करती है। ये बॉल जब मूव करती है तो अगर आप इसको खोल के देखें तो इन साइड पे ना यहाँ पर कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं अपना क्या कहना चाहिए उसको, कुछ व्हील्स टाइप के हैं, कुछ व्हील्स हैं गोल गोल, यहाँ पर है एक, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है। जब ये बॉल घूमती है ना तो ये जो व्हील्स है ना, स्क्रोलिंग व्हील्स हैं, ये स्क्रोल करते हैं, उससे माउस आपकी स्क्रीन पे आगे पीछे जाता है। एंड देन लेफ्ट और राइट क्लिक है, डबल क्लिक कर रहे हैं, सिंगल क्लिक कर रहे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट को आप चेंज भी कर सकते हैं। विंडोज में जाके उसकी सेटिंग है, सिंगल क्लिक डबल क्लिक भी आप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करने पे वो एंटर वाला काम करता है, सिंगल क्लिक पे वो सिलेक्शन करता है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही जो है वो इनिशियल जो माउस आया था ये वो वाला माउस है, लेफ्ट और राइट क्लिक के साथ। सॉरी, उसके बाद जनाब ये माउस आया था। अच्छा, इस माउस से पहले भी एक माउस था जिसमें लेफ्ट राइट क्लिक था और एक बीच में भी बटन था होल्ड करने वाला। अच्छा, वो बीच में बटन बाद में आया था, पहले वो बटन साइड में होता था। तो माउस में लेफ्ट राइट और साइड में भी एक बटन होता था जो कि होल्ड का बटन था, जो कि हैंड का टूल लेकर आता है और आप स्क्रीन को होल्ड कर लेते हैं। वो बटन नॉर्मली जो ग्राफिक्स वगैरह के सॉफ्टवेयर थे वहां पर यूज होता था, फिर वो बटन बीच में आ गया था, फिर उस बटन की जगह पर ये व्हील आ गया। अब जो नॉर्मल माउस है ये इसमें स्क्रोलिंग व्हील यहाँ पर होता है ना, तो आप इसको स्क्रोल करते हैं तो ये स्क्रोलिंग व्हील जो है वो दो काम करता है, पेज अप और डाउन करेगा। आप जिस भी वर्ड में है, एक्सेल में, एक्सिस में, किसी भी सॉफ्टवेयर में है, तो ये लेफ्ट और राइट क्लिक तो वैसे ही है। स्क्रोलिंग व्हील, आप इसको स्क्रोल करते हैं तो पेज अप पेज डाउन होता है। अच्छा, ये होल्ड वाला काम भी करता है, अगर आप इस व्हील को प्रेस करें ना, इस व्हील को अगर आप प्रेस करें तो ये आपके पेज को, आपकी स्क्रीन को होल्ड कर देता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको ड्रैग ड्रॉप करना है, यहाँ एक पिक्चर है, यहाँ एक पिक्चर है, माउस लेकर के ये वाला बटन प्रेस किया, इस पिक्चर को आपने होल्ड कर लिया, यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, कहीं भी ले गए। प्लस ये कि जब ये खास तौर पे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के लिए। जब 2001-2002 में मैं खुद 3D स्टूडियो मैक्स पे काम करता था। मैं 2002 में एक पोस्ट प्रोडक्शन हाउस में जॉब भी कर रहा था। तो 2D माउस होते थे और 3D स्टूडियो मैक्स की अगर बात करें तो एक स्क्रीन जो है ना वो 4 पैनल में डिवाइड होती है। एक स्क्रीन 4 पैनल में जो है वो डिवाइड होती है, क्योंकि आप 3D मॉडलिंग करते हैं ना, तो ये उसका टॉप व्यू होता है, ये उसका लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये उसका बॉटम है। अच्छा, व्यूज आप चेंज भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरीके से 4 स्क्रीन है। अब जो मॉडल आप यहाँ पर अगर डिजाइन कर रहे हैं ना, तो अगर ये उसका टॉप व्यू बता रहा है तो ये उसका मे बी बॉटम है, ये लेफ्ट से बताएगा कैसा दिख रहा है, ये राइट से बताएगा, क्योंकि 3D मॉडल आप बना रहे हैं ना। अब होता ही है कि स्क्रीन पे अगर आपको स्विच करना है, अच्छा इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, आपको जूम इन जूम आउट करना है, तो फिर माउस लेकर गए, फिर जूम इन जूम आउट किया। तो ये जो पर्टिकुलरली माउस डिज़ाइन किया गया था ना, ये 3D जो एनिमेटर्स थे उनके लिए था। स्क्रोलिंग व्हील से ये जूम इन जूम आउट हो जाता था, स्क्रोलिंग व्हील को प्रेस करने से आपका ये जो ऑब्जेक्ट है होल्ड हो जाता था। यहाँ पर माउस लेकर आए, व्हील को प्रेस किया, माउस को आगे पीछे किया, तो वो पूरा 3D में मूव कर जाता था, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं आप उसको पूरा ऑब्जेक्ट को घुमा के देख लेते थे किसी भी साइड से।
तो टिपिकली ये माउस इसलिए आया था। तो जब ये माउस मार्केट में आया ना, तो काम करना हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। हमने कहा ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो पर्टिकुलरली जो डिज़ाइनर थे, 3D डिज़ाइनर, उनके लिए ये डिज़ाइन हुआ था। बट नॉर्मल यूज़र के लिए ये था कि पेज अप पेज डाउन कर रहे हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा उनका कोई काम था नहीं। चलिए जी, ये भी कीबोर्ड है, पिछले कीबोर्ड और इस कीबोर्ड में डिफरेंस क्या है। ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, ठीक है जी। इसमें यहाँ पर आपको बहुत सारी ये कुछ बटन वटन भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। आप अपने जो है, जिस तरीके से मेरे पास जो लैपटॉप है, इस पे भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। आप साउंड इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, आप और कुछ काम भी कर सकते हैं। अच्छा, इवन के कीबोर्ड में, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में स्पीकर्स के साथ भी कीबोर्ड आए थे। यहाँ पे स्पीकर्स थे कीबोर्ड से ही, यहाँ स्पीकर भी लगे हुए थे। ये कीबोर्ड भी थे मेरे पास। मल्टीमीडिया एक कीबोर्ड था, बड़ा ही जहाजी साइज का कीबोर्ड था। उसमें मल्टीमीडिया कंट्रोलिंग के बटन भी थे, प्लस ये कि यहाँ पर जो है उसमें स्पीकर्स भी लगे हुए थे। तो कीबोर्ड से भी जो है वो साउंड जो है वो आती थी, ठीक है जी। तो इसमें मल्टीमीडिया की जो कंट्रोलिंग कीज हैं वो है। अदरवाइज जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है ना, ये वाला, ये जो कीबोर्ड है ना, ये एक नॉर्मल कीबोर्ड है। ये 102 कीज का होता है, 102 कीज का। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 102 कीज होती हैं, 102 कीज होती हैं। ये दोनों सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये लेफ्ट और राइट हैंडर्स के लिए इसका डिजाइन बना हुआ है। ये न्यूमेरिक पैड जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें न्यूमेरिक पैड जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोलिंग है। फिर जो पहले स्टैंडर्ड कीबोर्ड था तो वो 102 कीज ही का था। फिर कीज बढ़ती रही, 104, 105, 106, फिर मल्टीमीडिया की कीज आ गई। अब जो कीबोर्ड्स हैं, जिस तरीके से मेरे इस टैबलेट लैपटॉप में है, तो उसमें वो स्पेशल फंक्शन कीज भी हैं। वो पुराने कीबोर्ड में ऐसा उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो भी इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। ट्रैक बॉल है, ये भी माउस की तरह का ही था। ये हम नॉर्मली कहते थे माउस को उल्टा कर दें। ये वो बॉल है जिसको आपको उंगली से ही जो है ना वो आगे पीछे करना है, और इससे आपको जो है वो आपका माउस का एरो जो है वो नेविगेट करेगा। ये इसमें बटन है। उसके अलावा स्कैनर है, ये स्कैनर है। अच्छा, ये डिजिटाइजर कह रहे हैं, डिजिटाइजर कहें, कुछ भी कहें। मेरे पास जो टैबलेट लैपटॉप है वो भी इसी तरह का कुछ फोल्ड करके ऐसे ही बन जाएगा। इसमें कीबोर्ड भी है, ये स्टाइलिस पेन है, इसमें यहाँ पर कुछ बटन भी दिए हुए हैं। मे बी आप टैबलेट समझ लें, टैबलेट डिजिटाइजर कहते हैं, जो भी कहते हैं। इनपुट डिवाइस में कैमरा भी है, बात कर चुके हैं, माइक भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना जी। तो ट्रैक बॉल, टच पैड है, जॉयस्टिक है। यहाँ जॉयस्टिक नज़र नहीं आ रही, ठीक है जी। आप लोगों के पास, किसी के पास भी लैपटॉप होगा ना, तो लैपटॉप में देखिएगा बीच में एक छोटी सी दी हुई होती है। लैपटॉप के बीच में, सॉरी, लैपटॉप के कीबोर्ड के बीच में कीज तो हैं, बीच में एक इस तरीके से जो है ना दिया हुआ होगा। बीच में एक इस तरह गोल सा बटन होता है। तो अगर आप में से कभी किसी ने उसको देखा हो, तो ये आप इसको प्रेस करके, या प्रेस नहीं तो ये आप इसको जो है ना वो इस तरीके से, ये जॉयस्टिक टाइप का है, आप इसको उंगली से आगे पीछे कर सकते हैं, और होगा ये कि आपका माउस का एरो जो है वो स्क्रीन पे नेविगेट करेगा इससे। अब्दुल मुइज कह रहे हैं मेरे लैपटॉप में नहीं है। अच्छा, चले, मुइज नहीं होगा आपके लैपटॉप में, नॉर्मल लैपटॉप्स में है, ठीक है जी। जो लैपटॉप्स है ना, उसमें एक तो यहाँ पे वो ट्रैकिंग का दिया ही होता है, टच स्क्रीन, जिसपे आप उंगली से माउस के एरो को आगे पीछे कर रहे होते हैं। फिर प्लस बटन भी होते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक के भी होते हैं। अब आप कहें कि शायद आपके लैपटॉप में नहीं है, ये कुछ में है कुछ में नहीं है। फिर कीबोर्ड के मिड में ना देखिएगा, आपके लैपटॉप में नहीं है तो और कहीं देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, मिल जाएगा। यहाँ बीच में है ना वो की इस तरीके की होती है, गोल सी ना। तो ठीक है जनाब, ये हमारे पास जो है वो कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी हमने कहा कि अब जो है वो सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट सेंसर्स वगैरह हैं, जो कि एज इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। चलिए जी, आगे चले। आउटपुट डिवाइसेस रिटर्न प्रोसेस डेटा टू द यूज़र और अनदर कंप्यूटर सिस्टम। डेफिनेटली आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डेटा प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट है ना वो आपको रिजल्ट देगा। तो अब वो रिजल्ट जो है वो एंड यूजर को मिले, या रिजल्ट किसी और डिवाइस को मिले, वट जो भी है, वो आउटपुट डिवाइसेस इसमें आ जाती हैं। जिस तरीके से ये CRT है, ये बेसिकली CRT, ये वो मॉनिटर्स को जो है ना, कैथोड रे ट्यूब, इस वजह से हम इसको CRT कहते हैं। मॉनिटर, ये दोनों मॉनिटर हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये वाला मॉनिटर CRT कहलाता है, ये वाला मॉनिटर जो है वो LCD कहलाता है। अब LEDs भी आई हुई हैं। तो ये कैथोड रे ट्यूब, जो अगर आपने टीवी में देखा हो,
अगर इसका पीछे से ये कभी जो है इसको हटाकर आप देखें तो इसमें ना एक इस तरीके की इस तरह की एक ये होता है ना आपका मॉनिटर या टीवी, अगर आपने कभी खोल के देखा हो, ये स्क्रीन है। अगर आप इसका पीछे से बॉक्स हटाएंगे तो इसको आपको इस तरीके की एक पूरी जो है ना वो एक ये मिलती है, ये कैथोड रे ट्यूब, और यहाँ पर एक कार्ड लगा होता है। ये बेसिकली यहाँ से ना लाइट बीम जाती है, और लाइट बीम जाती है और जाने के बाद जो इसके ऊपर स्क्रीन जो है वो आपको नजर आ रही होती है। तो ये कैथोड रे ट्यूब कहलाती है, टेक्निकल इसका नाम है। फिर एलसीडीज आ गई थी, अब एलईडीज आ गई हैं, बट ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेज हैं। हम टेक्निकल उसमें नहीं जाते कि बैक एंड पे टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, सीआरटी में क्या टेक्नोलॉजी है, या एलसीडी में क्या है, या एलईडी में क्या है। जी इलेक्ट्रॉनिक गन बिल्कुल होती है। अब्दुल मुईज कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गन है, बिल्कुल जी, ये एक गन इसमें होती है जो मैंने बताया कि लेजर से जो है ना ये गन बीम फेंकती है, बीम यहाँ से गन से जा रही होती है और उसके ऊपर आपको स्क्रीन पे फिर वो पिक्चर जो है वो नजर आ रही होती है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें भी बड़ी चीज़ें आई थी, ये सीआरटी मॉनिटर। पहले ये मोनोक्रोम, ये ब्लैक एंड वाइट थे, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वाइट टेक्स्ट हुआ करता था। फिर मोनोक्रोम आ गए, मोनोक्रोम में जो है ना वो ब्लैक पे ग्रीन टेक्स्ट था, या जो है ना वो ग्रीन के ऊपर जो है वो डिफरेंट कलर का टेक्स्ट था। फिर कलर मॉनिटर आए। अच्छा, फिर इसमें फ्लैट स्क्रीन भी आए, शायद आप लोगों के घर टीवी वगैरह भी हो, फ्लैट स्क्रीन आए, देन एलसीडीज आई, फिर एलईडीज आई। अच्छा, फिर बल्कि सीआरटी में जो है ना वो टच स्क्रीन भी आए थे, सीआरटी में ही टच स्क्रीन आए थे, जो है वो अवेलेबल थे कि आप टच स्क्रीन है और स्क्रीन पर टच करके, जो आप नॉर्मली आप मोबाइल में कर रहे होते हैं ना, बट ये तो आपकी एलईडीज या एलसीडीज हैं, बट सीआरटी में भी टच स्क्रीन थे। ठीक है जी। फिर प्रिंटर है, प्रिंटर बहुत सारी टाइप के थे, डॉट, मैट्रिक्स, लेजर, इंक विंक, ये वो अलम अलम, बट सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्लॉटर है, ठीक है जी, बड़े साइज के प्रिंटर, जिसमें ये जो पैनाफ्लेक्सेस वगैरह ये जो प्रिंट निकलते हैं, या पैनाफ्लेक्सेस तो ये अभी आए, पिछले समझे कि कोई 15 साल 16 सालों में ये पैनाफ्लेक्स आए, इससे पहले नहीं थे। तो ये प्लॉटर वगैरह जो कपड़े के ऊपर जो प्रिंट वगैरह निकलते थे, ये भी प्लॉटर से ही, एम्ब्रॉयडरी के जो प्रिंट हुआ करते थे प्लॉटर से ही होते थे। और स्पीकर्स हैं, ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। मतलब हर वो डिवाइस जो कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जो है ना वो एंड यूजर को दे रही है या किसी और डिवाइस को दे रही है, वो जो है वो आउटपुट डिवाइस जो है वो कहलाएगी। तो मोस्ट कॉमन में जो है ना वो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, यही हमारे पास होते हैं कॉमनली। जो है मॉनिटर वो स्क्रीन है, प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, स्पीकर से आप साउंड सुन रहे होते हैं, जिस तरीके से अभी मेरी साउंड भी आप सुन रहे होंगे। स्पीकर वो आइदर वो बड़े वाले स्पीकर हो या वो आपके एयरफोन हो, उनमें भी छोटे छोटे से स्पीकर जो लगे होते हैं, ठीक है जी। सम डिवाइसेस आर इनपुट एंड आउटपुट विच इज टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन जो है ना वो इनपुट आउटपुट दोनों है, क्योंकि वो आपको आउटपुट भी दे रही है और वो इनपुट भी ले रही है। तो वो इनपुट आउटपुट दोनों तरह की जो है ना वो टच स्क्रीन जो है वो डिवाइस है, ठीक है जी। फिर कुछ आउटपुट डिवाइसेस और भी हैं, जिसमें जो हमारे पास है उसमें क्या है, साउंड कार्ड, जो ये कार्ड्स वगैरह है ना, ये भी बेसिकली एक तरह की डिवाइस ही है और ये भी आउटपुट दे रही है। अच्छा, अब ये आउटपुट जो है वो डायरेक्टली यूजर को नहीं दे रही, एंड यूजर को, ये फिर किसी और कंपोनेंट को दे रही है। तो बेसिकली साउंड कार्ड जो है वो ऑडियो सिग्नल को डिजिटल, एनालॉग और फिर वॉइस वर्सा को कन्वर्ट करता है। जिस तरीके से हमने मॉडेम की बात की थी, मॉड्यूलेट याद हो, तो वहाँ भी हमने कहा था कि वो एनालॉग सिग्नल इसके पास आएगा और कंप्यूटर से जो भी डिजिटल सिग्नल आउट होगा वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर वो थ्रू वायर जो है या किसी भी तरीके से जो है वो फिर आगे ट्रैवल कर जाएगा। तो साउंड कार्ड भी बेसिकली क्या करता है, जो अब मैं इतनी देर से जो बातें कर रहा हूँ बेसिकली ये आप तक जो पहुँच रही हैं, तो मेरे पास जो माइक है वो माइक इस जो है वो सिग्नल को कैच कर रहा है, और ये एनालॉग सिग्नल है। जो साउंड का सिस्टम होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है ना, कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीमिंग होती है, दिस इज एनालॉग, कंटिन्यूसली डेटा है। डिजिटल में जो है वो इस तरीके का जो है वो सिग्नल होगा, ये डिजिटल सिग्नल है। तो ये जो है माइक जो है इसको रिसीव करके जो है वो जो मेरा सिस्टम है उसमें एक साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड इसको पिक करके इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, एंड देन वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेस होगा और वट वो आप तक आएगा। तो वो एनालॉग में कन्वर्ट होने के बाद आएगा, देन वो दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट होगा और फिर एनालॉग में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों हैं, क्योंकि इस पे इनपुट भी आएगा, एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करके सिस्टम को डिजिटल में देगा, और फिर यही साउंड कार्ड जो है इसी में देखें ना आप, इसी में माइक
की केबल भी लगाएंगे और इसी में आप जो है वो स्पीकर का जो है वो भी प्लग करेंगे, तो ये दोनों ही काम कर रहा होगा, ये इनपुट भी ले रहा होगा और ये आउटपुट भी दे रहा होगा। बट इस तरह की डिवाइसेस को ना हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। बट यहाँ पे ठीक है, इन्होंने जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस कह रहे हैं, तो सही है, ये भी कहा जा सकता है। स्पीकर तो है ही आउटपुट डिवाइस, सही, प्ले साउंड, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फ्रॉम साउंड कार्ड। अच्छा, स्पीकर को ना आप एज अ माइक भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, ठीक है, हमने तो ये काम भी किया है। जिस ज़माने में सिर्फ स्पीकर ही थे तो माइक नहीं थे, उनका कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी। स्पीकर सिर्फ इसलिए होते थे सिस्टम के साथ लगे हुए कि मूवी देख रहे हैं तो साउंड आएगी, और अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपको साउंड मिलेगी। तो इंटरनेट वगैरह भी कोई ऐसे चैटिंग वेटिंग साउंड का कोई ऐसा चक्कर था नहीं। अगर हम 90s की बात करें ना, या बिल्कुल अर्ली 2000 की हम बात करें, तो स्पीकर्स को आप ऐसा माइक भी यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ में जो है ना वो आपके पास विंडो में होता है रिकॉर्डर, विंडोज़ साउंड रिकॉर्डर। तो साउंड रिकॉर्डर में जाके ना आप उसकी सेटिंग चेंज करें और स्पीकर को ऐसा जो है ना वो आप रिकॉर्डर पे लेकर आएँ, तो फिर आप स्पीकर में जो भी बोलेंगे ना तो वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो हमने तो ये काम भी किया, स्पीकर में बोल के रिकॉर्डिंग भी की है, ठीक है जी। अदरवाइज अब तो खैर ये ईयरफोन और ये सारे जो आपके मोबाइल के साथ हैं, तो एक घर में 10-10 पड़े हुए होते हैं, ठीक है जी। तो आप और कॉमनली मतलब अवेलेबल भी हैं बहुत चीप प्राइस में। अदरवाइज एक ज़माने में तो इस तरह की चीज़ें भी नापैद थी, मिलती नहीं थी, ठीक है जी। आउटपुट डिवाइस में फिर वीडियो कार्ड भी है, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। जिस तरह अभी साउंड कार्ड की बात हुई, वो भी वीडियो सिग्नल्स को जो है ना वो क्या कहते हैं प्रोसेस कर रहा होता है, मॉनिटर है, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं, चलो इस पर ज़्यादा बात क्या करनी। फिर कुछ कॉमन डिवाइसेस में मॉडेम की बात कर लेते हैं, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ठीक है जी। तो ये बात हम कर चुके हैं, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर है। एक ऐसा कार्ड है जो कि डेटा को रिसीव करेगा और ओवर अ टेलीफोन लाइन, वटेवर जो भी लाइन है, और उसके बाद उसको कंप्यूटर को देगा, और उसके बाद कंप्यूटर से जो भी डिजिटल डेटा होगा वो फिर दोबारा अगेन वो आपकी टेलीफोन लाइन है या वटेवर आपने केबल नेट लगाया हुआ या जो भी है, जो भी मीडियम है उसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो ये मॉडेम कहलाता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। एक और सुन लें, इसके बाद मीटिंग एंड करके वापस आएंगे। NIC है, विच इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो नेटवर्क कार्ड वगैरह होते हैं, अगर आपके जो है वो लेट सपोज आपने केबल नेट लगाया हुआ है तो आपको मॉडेम की नहीं नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत है, या लैब्स वगैरह में जो है सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए जो है ना वो आपको ये कार्ड चाहिए होता है। ये भी जो नेटवर्क पे डेटा आपका ट्रैवल कर रहा है, इंटरनेट के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, उस वहाँ पर यूज़ होता है। अच्छा, मीटिंग एंड करके वापस आते हैं ज़रा जल्दी से। चलिए जी, उसके बाद कुछ स्टोरेज डिवाइसेस उनको देखते हैं। 1 मिनट रुकते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाएं। तो वैसे उम्मीद थी कि शायद ईद के बाद जो है ना वो यूनिवर्सिटी फिजिकली ओपन हो जाए, बट चूंकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 2 हफ्ते का और डिले हो गया, 7 अप्रैल तक का इन्होंने कहा है। उसके बाद भी देखें कि क्या करते हैं और किस तरीके से ओपन करते हैं या नहीं करते। और शायद चलें ये सही भी हो गया, क्योंकि मेरे फुट में फ्रैक्चर हो गया, तो मेरा तो वैसे भी फिजिकली क्लासेस के लिए आना 6 वीक का जो है वो बेड रेस्ट है, शायद थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, मगर देखें क्या रहता है। अगर ऑनलाइन ही क्लासेस वगैरह होंगी तो फिर पेपर भी डेफिनेटली ऑनलाइन ही होंगे। तो ऑनलाइन पेपर तो अब उसके बारे में क्या कहना, आप लोग सारे बेहतर समझते हैं कि ऑनलाइन पेपर किस तरह के होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ आपको असाइनमेंट वगैरह भी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मार्किंग जो है ना वो हमारी डिवाइड होती है। अगर हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट में बात करें ना, तो इसमें 70+30 जो है ना वो मार्किंग हमारे पास है, 70+30।
70 जो है ना वो फाइनल के हैं, 30 जो है वो सेशनल मार्क्स हैं। तो जो मार्क्स जाते हैं ना वो भी 70-30 में करके जाते हैं। आपका जो दूसरा प्रोग्रामिंग वाला कोर्स है वो 60-40 का है। प्रोग्रामिंग वाला 60-40 का ना, हाँ, वो शायद 60-40 का, ये 70-30 का है। तो अब इसमें 70 मार्क्स फाइनल के होते हैं, 30 सेशनल के होते हैं। मार्क्स अलग अलग जाते हैं, डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम 50 का फाइनल बना दें और 50 जो है वो सेशनल में करें, उस सेशनल में से 20 हम फाइनल में ऐड कर दें। तो ये तो हर टीचर के ऊपर होता है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इसी तरीके से। और दोनों में आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, यानी आप इधर से 35 और इधर से 15। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से 10 मार्क्स लिए और यहाँ से 70 ले लिए तो आप पास नहीं होंगे, आप फिर भी फेल ही कंसीडर किए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो सेशनल मार्क्स के लिए हम देखेंगे, कुछ असाइनमेंट वगैरह आप लोगों को दे देंगे, सबमिट कर दीजिएगा। अब बात वही है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसमें बस चीज़ें सारी जो है वो कुछ गड़बड़ ही रहती हैं। और फिर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है तो इस वजह से थोड़ा सा मेरी तरफ से खैर कोई इतनी ज़्यादा जो है वो हार्डनेस नहीं होगी। अब फाइनल ईयर के भी मेरे पास स्टूडेंट हैं तो उनके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया, क्योंकि वो पूरे 4 साल पढ़ के आए हुए हैं ना, तो थोड़ा सा टफ ही रहता है। उनको सेशनल मार्क्स गेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। उनके तो फाइनल वालों का पेपर भी 50 मार्क्स का होगा और उसमें भी उनका एक रिपोर्ट है, उसी के चीज़ें जो है वो ऐड अप हो जाएंगी। बट आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है जी। देखेंगे इन फ्यूचर क्या रहता है, किस तरीके से जो है ना वो पेपर्स वगैरह का होगा, फिर हम इसको और डिसाइड कर लेंगे। 24 स्टूडेंट आ चुके हैं, अच्छा जाने से पहले 30 थे, एक और चले गए, तो चलें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस बहुत बात हो चुकी है। होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, जो हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, ये जो भी कुछ है ये स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास आ जाती है। परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो उसको हमने मेमोरी में अलग से जो है वो डिस्कस कर लिया, रैम हो गई, रोम हो गई। तो स्टोरेज डिवाइसेस में हम परमानेंटली स्टोरेज की बात कर रहे हैं ना, वो आइदर हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है या अब यूएसबीज है या एसडी कार्ड वगैरह हैं, जो भी है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट है बेसिकली, एक जिसमें आपका डेटा सारा स्टोरेज होता है। डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी में कह रहे हैं मोर कैपेसिटी है स्टोरेज में। डेफिनेटली आपकी हार्ड डिस्क जो है वो कोई जो है वो 300-400 जीबी की होगी आपके सिस्टम में, और जो आपकी उसमें रैम लगी होगी वो 3-4 जीबी की होगी, ऐसे ही है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंटेंट्स आर रिटेन्ड इन स्टोरेज इवन द पावर ऑफ, बिल्कुल ऐसी है, पावर आप ऑफ भी कर देंगे तो डेटा स्टिल उसमें मौजूद रहता है, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी जो रैम है जब आपकी पावर ऑफ होती है तो वो डेटा जो है वो एवोपरेट हो जाता है, वोलेटाइल है, गायब हो जाता है, वो वॉश आउट हो जाता है। स्टोरेज इज मच चीपर है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा भी है, बहुत चीपर है। एक्सेस स्पीड इज स्लो, एक्सेस स्पीड फिर इसमें स्लो होती है क्योंकि वो उसकी डिपेंड करता है ना कि किस तरीके से डेटा उसमें जो है वो स्टोर हुआ है, फिर उसको रीड करना, फिर वो सारी चीज़ों को। तो अब हार्ड डिस्क है तो डिफरेंट है, फिर आपकी सीडी है या डीवीडी है तो उसमें भी डिफरेंट है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, फिर डिपेंड इस पर भी करता है कि जो आपकी डिवाइस है, डिस्क की बात नहीं हो रही, लेट्स सपोज सीडी, तो जो सीडी रोम है उसकी भी स्पीड मैटर करती है। आपके पास ठीक है एक सीडी है, वो आप मेरे लैपटॉप में लगाएं, मेरे लैपटॉप की सीडी रोम में शायद वहाँ पे डेटा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रीड हो सके या स्लो हो, आपके पास तेज़ हो, तो वो जो उसकी प्रोसेसिंग डिवाइस है ना, सीडी रोम को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे, तो उसकी भी स्पीड होती है कि उसकी क्या स्पीड है। इसी तरीके से यूएसबीज में आपने देखा होगा ना, वो यूएसबी 2.0 है, 3.0 है, तो वो स्पीड है, तो 3.0 वाली की स्पीड ज़्यादा है, उस पर आप डेटा से कॉपी करेंगे या जो भी करेंगे वो आप ज़्यादा स्पीडी वे में कर लेंगे। तो ये जो टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस में मैग्नेटिक है स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क वगैरह ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। अगेन वो टेक्निकली उसके पीछे डेटा जो स्टोर होता है वो होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज में आपके पास सीडी रोम वगैरह आ जाती है, ठीक है जी, सीडी रोम है ऑप्टिकल में। मैग्नेटिक स्टोरेज में ये आ गई, ये वो 3.5 इंचेस की फ्लॉपी विच इज़ 1.4 MB जो हमने बात की थी, ठीक है, वो किस तरह की होती है। ये 1.4 MB की डिस्केट है, ये इसकी ड्राइव होती थी,
हमने बहुत यूज़ की। फिजिकली क्लास होती तो मेरे पास काफ़ी सारी हैं, मैं आपको शो भी कर देता। ठीक है, 3.5 इंचेस साइज़ है। और ये है। अच्छा, फिर ये जिप डिस्क जो मैंने आपसे कहा था कि एक और डिस्क भी आई थी जो इसके मुकाबले में थोड़ी थिक होती थी। थिकनेस इसकी इतनी थी, अगर हम थिकनेस की बात करें ना, लेट सपोज अगर साइड की थिकनेस की बात हो रही है, ये इसकी साइड की थिकनेस है, इस तरीके से थी। तो जिप डिस्क जो है वो 70 टू 170 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब ये कोई होती थी 100 MB के करीब ना। तो मगर साइज ऑलमोस्ट इतना था, थोड़ा सा साइज बड़ा होता था 3.5 से, और थिक ज़्यादा होती थी। मगर फिर इशू वही था कि जिस तरीके से मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं इसकी जो है वो ड्राइव परचेज करने लगा था, बट हमारे उस ज़माने में पढ़ रहे थे, तो जो हमारे लैब जो इंचार्ज थे, अली नाम था उनका, अली भाई से मैंने कहा कि यार ये मैं परचेज करूं। तो उन्होंने कहा यार मसला ये है कि आप ये परचेज तो कर लोगे, मगर ये ड्राइव भी तो किसी के पास नहीं होगी। आप जब ड्राइव में आप कॉपी तो कर लोगे, डेटा अपने घर से तो ले आओगे, जहाँ पर कॉपी करना होगा वहाँ भी तो आपको इसकी ड्राइव चाहिए, तो ये तो कॉमनली अवेलेबल नहीं है। तो ये था, तो ये जिप डिस्क भी थी। अगेन ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। ये 3.5 वाली 1.4 MB, या हमने कहा था 5.25 इंचेस की थी, वो इससे बड़े साइज की होती थी, बिल्कुल ही जो है ना वो गत्ते की तरह पतली सी होती थी। और वो थी 1.2 MB की फ्लॉपी, वो भी मैग्नेटिक डिस्क थी। ये जिप डिस्क जो है ये भी मैग्नेटिक डिस्क थी। फिर हार्ड डिस्क जो है ये भी मैग्नेटिक स्टोरेज है, ये इस तरह की हार्ड डिस्क होती है, ये है। अगेन हार्ड डिस्क भी इनिशियली जो है वो 540 MB की, 540 MB, 540 MB, उसके बाद जो है वो 670 MB की आई थी। उसके बाद फिर वो जो है ना वो 1 GB की आई। उसके बाद मैंने जब पहला सिस्टम लिया था तो बिल्कुल नई नई 1.2 GB की आई थी। उससे पहले जो है ना वो ये 670 वगैरह की चल रही थी, और स्पेसिफिकेशन ली थी तो 1 GB जब सिस्टम लेने गए, 92 93 की बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल नई हार्ड डिस्क आई 1.2 GB की। तो कुछ कहा उन्होंने कि पता नहीं 2000 आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो 0.2 GB आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, 200 MB के करीब। तो एक अच्छा चार्ज नज़र आया, और वो 1.2 GB अब तो आपके पास 400 500 300 GB की, मतलब टेराबाइट्स में आई हुई है अब तो खैर। नॉर्मल जो सिस्टम है उनमें अच्छी खासी जीबीज की जो है ना वो हार्ड डिस्क होती है। जिस तरीके से अब यहाँ पर कह रहे हैं कैपेसिटी जो है ना वो 40 GB टू 750 GB, इवन मोर इन टेराबाइट। अब तो टेराबाइट्स में है ना, जो आप डेटा ट्रैवलर भी लेकर घूम रहे होते हैं, जो केबल के साथ कहीं भी आप अटैच कर लेते हैं, वो भी टेराबाइट्स में है। तो अब तो एक ज़माने में कहा जाता था कि साइज डज मैटर, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज सीडी है, ये सीडी डीवीडी ड्राइव है, और ये आपकी सीडी या डीवीडी डिस्क है। अगेन सीडी भी जब आई थी तो 540 600 MB वगैरह की थी, बाद में फिर 700 MB की आई। ठीक है, 700 से ज़्यादा नहीं आई। जो डीवीडी आई वो ज़्यादा थी, वो डीवीडी जो है वो 4.7 से 17 GB तक का उनका साइज था। सीडी जो है ना वो 700 600 620 640 ऐसा कुछ था। फिर 700 MB की जो है वो सीडी थी। तो ये है सीडी बेसिकली कॉम्पैक्ट डिस्क। सी और डी जो है ना ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, और ये जो डीवीडी है ना ये डिजिटल वर्सटाइल पता नहीं क्या कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ ऐसा है, गूगल करके देख लीजिएगा इसका एब्रीविएशन। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, ऐसे ही कुछ था। ठीक है जी, अभी जहन में नहीं आ रहा। दोनों लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती हैं। ये तो आपके सिस्टम की ट्रे है, ये ट्रे बाहर आई ना, इस ट्रे में कुछ भी नहीं है। अगर लैपटॉप में आपके पास लगी हुई है तो लैपटॉप की जब ट्रे बाहर आएगी ना तो आप देखिएगा उसमें कुछ केबल वेबल भी लगी होगी, और यहाँ पर एक लेंस होगा ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का या वाइट कलर का एक लेंस होगा। तो होता क्या है कि जब इसमें तो आपने खैर सीडी को रख दिया, ये अंदर चली जाएगी, ये एम्प्टी स्पेस है ना, तो जब सीडी इसके ऊपर रोटेट करेगी ना तो ये जो एम्प्टी स्पेस आएगी जब ये अंदर चली जाएगी डिस्केट, तो वहां अंदर एक लेंस होगा। लेंस से लेजर लाइट की बीम इस पे जाती है और वापस आती है, तो वो लेजर लाइट जो है वो डेटा को रीड करता है। इस वजह से इसकी स्पीड मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है जी। और अगर आप लैपटॉप में ट्रे बाहर निकालें तो यहीं पे आपको लेंस नजर आ जाएगा, क्योंकि वो पूरी समझेंगे वही बाहर आ जाती है ट्रे के साथ ही जो है ना, उसमें लेंस वेंस अटैच है।
डीवीडी को कह रहे हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन साइंस एंड कम्युनिकेशन, गूगल सर्च। क्या लिख दिया अब्दुल मोइज भाई, डीवीडी ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल इंफॉर्मेशन साइंस कम्युनिकेशन ना भाई, ऐसा नहीं है। डीवीडी को देखोगे तो ये कुछ वर्सटाइल डिस्क्रिप्ट वगैरह थी, ऐसा ही कुछ था। मैं भी देख के बता देता हूँ, आपने तो पता नहीं क्या लिख के मुझे बता दिया। ठीक है जी, तो खैर हम ये बात कर रहे थे कि इस तरीके से है लेज़र टेक्नोलॉजी पे जो है वो ये आपकी जो सीडी है ये वर्क करती है, या जो डीवीडी है ये वर्क करती है। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। क्या हो गया, डिजिटल वीडियो डिस्क। अच्छा, वर्सटाइल मेरे ध्यान में आ रहा था, वर्सटाइल डिस्क भी कुछ है, चलें ठीक है। बट डीवीडी को कह रहे हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है जी, द ओरिजिनल acronyms came from digital video disc, which is DVD. Forum decreased in 1999 that DVD as an international standard। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये शेख गूगल ने हमें बताया है कि डिजिटल वीडियो डिस्क, अच्छा आगे लिखा हुआ भी है डिजिटल कॉमनली नोन एज डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो दोनों ही बता दिए, ठीक है ना जी। अगर आप इसको विकी पे देखेंगे ना तो ये आपको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी दे रहा है, जो मैंने आपसे कहा था ना कि वर्सटाइल वगैरह कुछ इसी तरीके से था। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं इसको क्लोज करूँ। चलें, यहाँ 2 मैसेजेस भी आ गए जी। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, नेहा ताज कह रही है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बिल्कुल ऐसी ही। ठीक है जी, ये डिस्क जो है ना ये डिस्किट से ड्राइव हुआ है, डिस्किट से डिस्क है, डिस्क डिस्क वो इंग्लिश वर्ड है, देख लीजिएगा क्या। चलें आगे चलते हैं। देन ये ब्लू रे आई थी, ये हमने जब वैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना तो उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि ब्लू रे भी आ गई थी। और इसमें फिर अगेन वो टेक्निकली है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना, एक तो उसकी वो थी क्या कहते हैं अपना स्टोरेज भी ज़्यादा थी, प्लस ये कि HD जो है ना इसमें आपके पास वीडियो क्वालिटी आ गई थी। जिस तरीके से कह रहे हैं ना ऑप्टिकल स्टोरेज हाई डेफिनेशन वीडियो विच इज़ HD, जो भी हमने बात की ना, तो HD वीडियो ये हमारे पास आ गई थी, ब्लू रे जो थी। और फिजिकल डायमेंशन जो है वो DVD और CD की तरीके से ही थी, थोड़ा सा डायमीटर में इसका चेंज था, 1.2 mm इसकी थिकनेस थी, और स्टोरेज ज़्यादा थी 25 to 50 GB जो ब्लू रे हमारे पास आई थी। ठीक है जी, सिंगल लेयर डबल लेयर कुछ इस तरीके से इसमें था। और वो 100 से 128 GB तक जो है ट्रिपल और क्वाड लेयर में था। तो ये ब्लू रे भी एक टेक्नोलॉजी जो है वो आई हुई थी। और ये फिर आपका DVD प्लेयर वगैरह पे जो है ना वो चलती थी। नॉर्मली ये सिस्टम्स के साथ जो है ना वो हो सकता है सिस्टम के लिए भी आए हो, बट मैंने नहीं देखा, ठीक है ना, यूज़ किया। चले स्टोरेज कैपेसिटी को देखते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी में जनाब वो ये कह रहा है कि 1 बाइट 1 करेक्टर ऑफ डेटा। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि 1 बाइट 1 करेक्टर ऑफ डेटा जो है ना वो किस तरीके से लिखा। 1 करेक्टर ऑफ डेटा तो नहीं, बेसिकली जो 1 बाइट है ना, कुछ गड़बड़ है। 1 बाइट नहीं है, 1 बिट होगा। 1 बिट जो है ना, बल्कि 1 बिट भी नहीं बनता फिर। बेसिकली होता ये है कि हम ये कहते हैं कि 8 बिट्स जो है ना, 8 बिट्स वो 1 बाइट के बराबर है। अच्छा, 1 बाइट 1 करेक्टर ऑफ डेटा सही लिखा हुआ है, ठीक है, पूछिएगा। 8 बिट्स जो है ना वो 1 बाइट है। अच्छा, 1 बाइट का मतलब है कि 1 बाइट में आप 1 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 1 करेक्टर ऑफ डेटा। यानी अगर आपको लेट सपोज स्टोर करना है FUUAST फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो एक F सेव करने के लिए ना आपको 1 बाइट रिक्वायर्ड होगा। ये जरा गौर से सुन लीजिएगा, 1 बाइट। अच्छा, वैसे तो आप वो
कोर्स पढ़े हैं ना अपना प्रोग्रामिंग वाला, तो उसमें ये जरूर पढ़ा होगा आपने। एक करेक्टर अगर आप स्टोर करवा रहे हैं तो एक करेक्टर के लिए आपको 1 बाइट रिक्वायर्ड है, ऐसा है ना। और इंटीजर के लिए कितना रिक्वायर्ड है, ये तो बिल्कुल बेसिक होगा, ये तो प्रोग्रामिंग में आपने शुरू में ही पढ़ लिया होगा पहली दूसरी क्लास में। कोई बताएगा? अच्छा चले बताइएगा। गुड है यार। अच्छा चले बताइएगा। प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा ना भाई, एक करेक्टर अगर आपको इनपुट लेना है, एक करेक्टर को स्टोर करना है, आप करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। करेक्टर वेरिएबल 1 बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है। अरे क्या हो गया, प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ पढ़ा होगा भाई, सर ये तो बिल्कुल शुरू के बेसिक चीज क्लासेस है। नहीं लिए थे सर। अच्छा शुरू की क्लासेस नहीं ली, गुड है, जबरदस्त। सबने ली नहीं ली? अभी यहाँ पे 23 स्टूडेंट है, चले जाने दें। अच्छा जी, तो एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए ना 1 बाइट रिक्वायर्ड है, यानी अगर आपको FUUAST, अब ये पूरा एक स्ट्रिंग है। जो बंच ऑफ करेक्टर होता है ना उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। करेक्टर एक सिंगल करेक्टर होगा। जब मल्टीपल करेक्टर्स अगर आपको स्टोर करवाने हैं तो मल्टीपल करेक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग, बंच ऑफ करेक्टर को स्ट्रिंग। नेहा कह रही है इंटीजर के लिए 2 बाइट्स, गुड, बिल्कुल सही कहा जी नेहा आपने। अगर इंटीजर का मतलब है अगर आपको एक नंबर स्टोर करना है, यानी कि 1 बाइट जो है उसमें तो आप एक करेक्टर स्टोर करते हैं। अगर आपको एक इंटीजर स्टोर करना है, इंटीजर का मतलब क्या है, सपोज आपने 1 स्टोर किया, सपोज आपने 12 स्टोर किया, वट एवर जो भी है, सही है, नंबर ना, नंबर इंटीजर जो नंबर होते हैं, तो इसके लिए जो है ना आपको 2 बाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 बाइट्स, 2 बाइट्स में जो है वो आप एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको डबल या फ्लोट स्टोर करवाना है, फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट वाला नंबर, उसको हम डबल भी बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहते हैं। ठीक है जी, उसको डबल भी कहा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहा जाता है। अच्छा बाय द वे, लैंग्वेज कौन सी पढ़ रहे हैं? ये तो पता होगा ना, कुछ प्रोग्राम बना रहे होंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? सी, सी प्लस जावा, प्लस पाइथन, C++, सी सी प्लस 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 सर। C++, ठीक है जी। C++ में तो फिर आप फ्लोट कह रहे होंगे ना उसको, या डबल कह रहे होंगे? जी सर, ठीक है, फ्लोट, डबल इंटीजर, ये सब। हाँ ठीक है जी, इंटीजर। तो फ्लोट या डबल के लिए जो है ना आपको 4 बाइट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा होता ये है कि अगर आपको FUUAST स्टोर करना है मेमोरी में तो ये पूरा स्ट्रिंग कहलाएगा, फिर बंच ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसके लिए कितने बाइट चाहिए होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसको स्टोर करवाने के लिए आपको 6 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी, अगर आपको ये स्टोर करवाना है इसके लिए आपको 6 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना नाम स्टोर करवाना है, कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो अब आप अपने नाम के करेक्टर्स देखेंगे और हर करेक्टर के लिए जो है ना वो आप 1 बाइट रख लेंगे। ठीक है जी, मगर एक मसला और भी है। सपोज मैं अपने यहाँ पे नाम लिखता हूँ, या सपोज मैंने यहाँ पे लिखा FUUASTDCS, कितने बाइट रिक्वायर्ड है? कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे बताइएगा। सर गैप कितना दिया? गैप कितने दिए? अच्छा, अरे गुड यार, गैप एक ही दिया। स्पेस को इस तरह शो करता है, ये शो करता है स्पेस को टेक्निकली। कंप्यूटर में जब ये आए ना इसका मतलब है स्पेस। अब्दुल मुइस कह रहे हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहाँ गया भाई? 10, नेहा ने कहा 10। सर कैरेक्टर नहीं है ना तो फिर। स्पेस तो है ना, स्पेस आएगा नहीं आएगा? यस सर, हो सकता है इसकी जगह में इंटीजर हो तो फिर। नहीं नहीं, तब अरे तो 11 की इंटीजर होगी। कहाँ हो? नहीं नहीं, इंटीजर कहाँ होगा भाई? इंटीजर तो आप नंबर दोगे तो होगा ना, ये तो स्पेस है, ये तो स्पेस है, ये तो इंटीजर नहीं है, कोई नंबर को ही लिखा हमने, यहाँ तो 10 स्पेस होंगे, दिया 10 हमने। बाइट्स। जी 10 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, बिल्कुल ठीक है जी, 10 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, एक चीज और भी होती है, अगर मैं यहाँ 2 3 4 5 स्पेस दे दूं तो क्या होगा, कोई बता सकता है?
अगर मैंने FUST के बाद जो है वो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 स्पेसेस दे दिए तो क्या होगा? सर वो भी एज अ कैरेक्टर काउंट होंगे और जितने आप स्पेस देंगे उतना ही होगा। अच्छा, अब जरा ये बात ना जहन में रखिएगा, ये एक टेक्निकली चीज है। जब आप एक से ज्यादा स्पेसेस देते हैं ना तो ये वाइट स्पेसेस कहलाते हैं, वाइट स्पेसेस। कंपाइलर पता है करता क्या है? अब्दुल मुईस कह रहे हैं सर 10 बाइट ही रहेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल मुईस। वाइट स्पेसेस को जो है ना कंपाइलर इग्नोर कर देता है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखते हैं ना तो वो तो लिटरल स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। ये अभी तो आपने प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किया, शायद पढ़ भी लिया हो, वरना पढ़ेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हैं ना तो वो तो लिटरल स्ट्रिंग है, वो तो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बट आप वैसे जब इनपुट दे रहे होते हैं और इनपुट देते हुए अगर आप एक से ज्यादा स्पेसेस देना तो ये कहलाती है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस जो है ना वो कंपाइलर एक्सक्लूड कर देता है। अगर मैंने जो है वो यहाँ पर FUST लिखने के बाद स्पेस का बटन पे उंगली दबा के मैं भूल गया और कोई 20 30 25 स्पेसेस आ गए और उसके बाद कुछ दिया तो वो काउंट नहीं होंगे, वो एक ही स्पेस काउंट करेगा, बाकी सारे वाइट स्पेसेस होंगे। वाइट स्पेसेस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है जी, ये जरा ध्यान में रखिएगा। वाइट स्पेसेस जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो काउंट नहीं होते। अगर मैंने यहाँ 2 3 4 स्पेसेस दिए ना, एक ही स्पेस काउंट होगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चले, अच्छा अब आ जाते हैं। ये तो आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, वहाँ था, तो यहाँ पर हम आ गए। बेसिकली 1 बाइट जो है ना वो 1 करेक्टर ऑफ डेटा स्टोर करता है और इंटीजर जो है ना वो 2 बाइट रिक्वायर्ड करता है और फ्लोट जो है वो 4 बाइट जो है वो रिक्वायर करता है स्टोर करने के लिए। अच्छा, 1 किलो बाइट जो है ना, 1 किलो बाइट जो है वो 2 की पावर 10 है। तो 2 की पावर 10 अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो 1024 आता है। तो कंप्यूटर में किलो का मतलब 1000 नहीं होता, बस ये ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर में किलो का मतलब, यानी जो अगर कंप्यूटर में जो है ना किलो की बात करें ना तो कंप्यूटर में किलो का मतलब जो है वो होगा 1024। अब ये किलो बाइट हो ये अगेन जो है ना वो जो जो भी हो, तो किलो का मतलब जो है वो बेसिकली 2 रेज़ टू 10 है। और अच्छा 2 रेज़ टू 10 है तो 2 रेज़ टू 10 जो है वो 1024 होगा। अच्छा, बेस 2 ही क्यों लेते हैं? 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर वट एवर, बेस 2 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बेसिकली जो है वो जो कंप्यूटर है, किसी ने जवाब दिया, अब्दुल मुईस कह रहे हैं बाइनरी है, बिल्कुल जी वो बाइनरी है। बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम है। और बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब है कि 2 ही डिजिट है, 0 और 1। 0 और 1 का मतलब है 2 आपके पास डिजिट्स हैं जिनको हम बिट्स कहेंगे। बाइनरी के जो डिजिट्स होंगे ना, बिट्स। जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है ना 10 डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक, बाकी सारे उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो 0 और 1 दो ही हमारे पास डिजिट हैं बाइनरी के, तो इस वजह से जो है ना इसको बेस 2 में हम ले रहे होते हैं। तो 1 किलो जो है बेसिकली, अच्छा इसको फर्दर अगर हम ब्रेक करें तो हम ये कहते हैं कि 8 बिट्स जो हैं, 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट है। अच्छा, एक चीज और भी आती है यहाँ लिखी हुई, मुझे नजर नहीं आ रही, वो बेसिकली होता है 4 बिट्स। 4 बिट्स को हम कहते हैं 1 निबल, NI शायद BBLE, लिखा नहीं जा रहा मुझसे, 1 निबल। 4 बिट्स जो है वो 1 निबल है। अच्छा, अगर 4 बिट्स जो है वो 1 निबल है तो 2 निबल्स किसके बराबर होंगे? 2 निबल्स का मतलब है 8 बिट्स, 8 बिट्स का मतलब है 1 बाइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 हमारे पास निबल्स है ना, यहाँ रख लें, अभी नहीं बाद में जाए। 2 जो निबल्स हैं, अभी बस थोड़ी देर है, 2 जो है वो निबल्स हमारे पास जो है वो बराबर होगी 1 बाइट के, ठीक है जी। 1 बाइट 8 बिट्स, 8 बिट्स 2 निबल। सर 1 किलो बाइट में फिर 512 निबल्स होंगे। हाँ वो तो यार अब आप हिसाब किताब खुद ही लगाते रहे, 10 मिनट बाद जाए, वो तो आप अपना हिसाब किताब खुद ही करते रहे ना, ठीक है जी। तो निबल भी है। अच्छा, जो बेसिक यूनिट है ना मेमोरी का, ये जहन में रखिएगा, मेमोरी का जो बेसिक यूनिट है ना वो बाइट है, बिट नहीं है, बाइट है। क्योंकि कम से कम भी एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो 1 बाइट रिक्वायर्ड है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि बेसिक यूनिट आपके पास क्या है, बेसिक यूनिट
ऑफ मेमोरी जो है ना वो 1 बाइट है, ठीक है ना। बाकी तो फिर होता है ना जिस तरीके से अगर आपसे लेंथ का बेसिक यूनिट पूछा जाए तो आप कहेंगे कि मीटर है, ऐसा यूनिट में ना। अब वो किलोमीटर भी है, जो है सेंटीमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, वट एवर जो भी है, बट मीटर बेसिक यूनिट है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो बाइट, किलो बाइट और वो गीगा बाइट विच इज जीबी वीबी वट एवर जो भी है, बट अगर बेसिक यूनिट होगा ना तो बाइट होगा, बिट भी नहीं है, क्योंकि बिट तो एक सिंगल बिट है। क्योंकि एटलीस्ट भी आप जो इनपुट दे रहे होंगे ना वो कम से कम एक करेक्टर तो होगा ना, एक करेक्टर से कम तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर नंबर्स की बात करें तो एक डिजिट होगा, एक डिजिट है तो इंटीजर है, इंटीजर के लिए फिर 2 आपको जो है वो बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, पॉइंट वाला हो गया तो 4 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो कम से कम भी जो इनपुट आप दे रहे होंगे, एक की तो प्रेस करेंगे ना, और वो की जो अगर आप प्रेस कर रहे हैं और वो ए से लेके जेड तक अगर है स्मॉल या कैपिटल में, तो उसके लिए एक बाइट रिक्वायर्ड है। तो बेसिक यूनिट जो है ना वो बाइट है, ठीक है जी। तो एक बाइट एक करेक्टर स्टोर करता है, 8 बिट्स हैं या 4 बिट्स जो है वो एक निबल है, 2 निबल्स एक बाइट है। ये भी उसकी कुछ फर्दर डिवीजन है। 1 किलो बाइट का मतलब है 2⁻10 बाइट्स, या करेक्टर में वो 1024 करेक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर एक मेगा बाइट है तो एक मेगा बाइट जो है वो क्या हो जाएगा, वो 2⁻20, या हम ये कहेंगे करेक्टर की फॉर्म में, या हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है वो 1000 या 2⁻10 किलो बाइट्स, तो वो 1 मेगा बाइट्स होगा। इसी तरीके से 1 गीगा बाइट जो है वो 2⁻10 जो है वो मेगा बाइट्स, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम 1 जीबी कहेंगे ना तो 1 जो जीबी है वो बराबर होगा 2⁻10 MB मेगा बाइट। इसी तरीके से अगर हम जो है वो 1 मेगा बाइट की बात करें तो वो 2⁻10 जो है वो बाइट्स के इक्वल होगा। फिर टेराबाइट्स एंड सो ऑन हमारे पास जो है वो ये सारी की सारी जो है उसकी फर्दर डिवीजन है, ठीक है जी। तो ऑल द हार्डवेयर टुगेदर, तो ये सब कुछ बड़ी तमीज से रखा हुआ है। एक ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था, अब तो मेजॉरिटी खैर लोगों के पास डेस्कटॉप हैं अभी भी, बट लैपटॉप बहुत ज़्यादा आ गए। तो बिल्कुल इसी तरह का जो है ना वो एक बड़ा हिसाब किताब सेम ऐसे ही सिस्टम हुआ करता था। जब मैंने भी सिस्टम लिया तो बिल्कुल ऐसे ही था, मॉनिटर और उसके साथ जो है ना वो क्या कहते हैं अपना ये जो सीपीयू था, साथ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उस दिन लिया, उस ज़माने में लिया था, स्पीकर्स भी थे और फिर कीबोर्ड और फिर माउस और ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से तमीज़ से रखा करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जनाब एक साथ रख दी, अलग अलग लिखा हुआ है। ये डीवीडी या सीडी ड्राइव है, ये फ्लॉपी डिस्केट है, यहाँ अंदर हार्ड डिस्क है, ये तो कवर लगा हुआ है, ये आपका सीपीयू है, बाकी इसके अंदर डिवाइसेस होंगे, आउटपुट है, ये सारी स्टोरेज है, ये आउटपुट है, कीबोर्ड माउस और वट एवर जो भी है, ठीक है जी। देन पावर इनसाइड होता है जी, बिल्कुल होता है। यहाँ पर किस तरीके से है कि ये सिस्टम खोल के दिखाया हुआ है और यहाँ कहीं पावर सप्लाई होती है आपकी, यहाँ से चूंकि आप पावर दे रहे होते हैं, आपकी पावर कॉर्ड जो है वो यहाँ पे लगती है, और फिर ये एक यहाँ पर अलग से एक बटन भी दिया हुआ होता है पावर के लिए, एक इनसाइड केबिन कहा जा रहा है इसको, ठीक है जी। ये आपके कूलिंग फैन वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें लगी हैं, बस ठीक है। फिर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रन्स दी मशीन, बिल्कुल ऐसी है, ये बात हम कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर जिसमें हमने कहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं, और डायरेक्टली हम जो है वो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंटरफेस बिटवीन एंड यूज़र और सिस्टम, और इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे और मिलेगा तो देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही थी, पूरे सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है आपके हार्डवेयर को। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट ऑन इट्स ओन कंपोनेंट, वो बताता है कि अपने कंपोनेंट्स को किस तरह यूज़ करना है, जो हमने बात की। अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो देखेगा कि क्लिक करने पे मुझे क्या जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किसी आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो वो उसकी एक्सटेंशन देखेगा, फिर पिक्चर व्यूअर ओपन करेगा, फिर वो पिक्चर उसमें ओपन हो जाएगी। वीडियो है तो वीडियो प्लेयर ओपन करके उसमें एग्जीक्यूट कर देगा। अगेन जो भी है, आप जो भी आप सिस्टम से वर्क करवाना चाहते हैं
वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो मशीन को बताएगा कि एंड यूजर जो है वो क्या चाह रहा है। या अगर किसी आप सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इसका इंटरेक्शन जो है वो करवा रहा होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कुछ बात की जा रही है। नेटवर्क ऑपरेटिंग जो नेटवर्क के ऊपर सिस्टम चलते हैं ना, ये बात भी हमने शुरू में डिस्कस की थी। हमने कहा था विंडोज 95 थी, 98 थी, ये स्टैंड अलोन पीसी के लिए थी, नेटवर्क पे ये रन नहीं होती थी। उस जमाने में विंडोज एनटी यूज होती थी। विंडोज एनटी, एन और टी का मतलब नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो वो अगर आपका सिस्टम नेटवर्क पे है तो फिर विंडोज एनटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क को भी तो उसने हैंडल करना है। और उसके बाद जब फिर विंडोज 2000 आई तो अच्छा विंडोज एक्सपी आई, एक्सपी भी स्टैंड अलोन के लिए थी। विंडोज 2000 जो आई ना तो वो नेटवर्क और दोनों को सपोर्ट करती थी। और अब जो ये आपके पास जितनी विंडोज हैं ये स्टैंड अलोन और नेटवर्क दोनों को ही सपोर्ट कर रही होती हैं। अच्छा जी, ये फिर विंडोज 2003 सर्वर की एक एप्लीकेशन, एक एग्जांपल दे दी। हम इससे पहले विंडोज एनटी था, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। विंडोज एनटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी, क्योंकि 2003 इससे पहले मतलब 90s में जो नेटवर्क के लिए यूज होता था ना वो विंडोज एनटी यूज होता था। जब स्टैंड अलोन पीसी पे आपके पास अगर 95 है, लेट्स सपोज मेरे सिस्टम में जो है ना 98 भी थी और विंडोज एनटी भी थी। अच्छा 98 तो खैर की हुई थी, सिस्टम तो एक ही था। एनटी इस वजह से की हुई थी कि मेरे एक पड़ोसी था, दोस्त था, तो हम दोनों ही जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, तो हम लोग सब कुछ अपने दोनों सिस्टम्स पे इंस्टॉल करके ही ना चीज़ें किया करते थे। तो फिर विंडोज एनटी दोनों पे इंस्टॉल की और नेटवर्क कार्ड लगाया और एक वायर ली और दोनों को कनेक्ट किया और फिर हमने नेटवर्क्स की जो चीज़ें सीखनी थी सीखी, ताकि अगर कहीं नेटवर्क्स की जॉब वॉब हो या कहीं हमें ज़रूरत पड़े तो हमें पता हो कि नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से नेटवर्क को हैंडल करते हैं। तो हमने अपने दोनों सिस्टम पे विंडोज एनटी भी इंस्टॉल किया हुआ था, नेटवर्क कार्ड लगाया, एक ही केबल के साथ दोनों को कनेक्ट किया, बीच में किसी मॉडेम की किसी की ज़रूरत नहीं थी, एक वायर ने दोनों को कनेक्ट किया हुआ था और एक को हमने सर्वर बनाया, एक को हमने क्लाइंट बनाया और उस पर हम कुछ काम किया करते थे। तो खैर विंडोज एनटी नेटवर्क। अच्छा यूटिलिटी, ये बात भी हम कर चुके हैं। यूटिलिटी हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए होते हैं। डिवाइस ड्राइवर आप कह सकते हैं, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सर एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ना, डिवाइस ड्राइवर हो गए लेट सपोज, ये यूटिलिटी में आ जाते हैं, और कुछ चीजें हो गई ये यूटिलिटी में आ जाती हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ना ये भी डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी सूरत में सिस्टम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अच्छा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी यूटिलिटी ऐसी होती हैं जो कि जाके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाते हैं। आपने एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया, आपने जब ड्राइवर इंस्टॉल किया तो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाता है, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो होते हैं। मेक कंप्यूटर सिस्टम इजियर टू यूज, परफॉर्मेंस हाई स्पेशलाइज, ठीक है जी। स्पेशलाइज फंक्शन की जो यहाँ पर बात हो रही है ना, जिस तरह डिवाइस ड्राइवर है, आप कोई प्रिंटर लेकर आया, आपने प्रिंटर अटैच किया। अच्छा अगेन आजकल तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आप प्लग एंड प्ले हम बोलते हैं ना, बस आपने डिवाइस अटैच की और यूज कर ली। तो वजह यह है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही बहुत सारे ड्राइवर पहले से ही इंस्टॉल होते हैं बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज अगर वो विंडोज 95, 98, 2000 की बात करें ना तो आपने कुछ भी लेना है। लेट सपोज यूएसबी मैंने बाय की 2001-2002 में, जो है वो जब यूएसबी बाय की तो उसके साथ सीडी मिली थी कि भाई ये इसका ड्राइवर, इस यूएसबी का ड्राइवर इसमें है। तो वो विंडोज 98 में या 2000 में पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल किया, फिर यूएसबी लगाई तो वो यूएसबी चली, वरना तो वो यूएसबी नहीं चलती थी। अब तो आपने कोई सी भी यूएसबी ली और अटैच कर दी, आप अपना मोबाइल लेते हैं और अटैच कर देते हैं, वो एकदम डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें पहले से ही वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो जीबीज में है ना, 8 GB, 10 GB, 20 GB, पता नहीं 4-6 GB के तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। पुराने ज़माने के ऑपरेटिंग सिस्टम होते ही 15-20 MB और 50 MB या 100 MB के थे, तो उनमें फालतू चीज़ें नहीं होती थी। अब तो वो फालतू चीज़ें बेसिकली प्लग एंड प्ले है ना। पहले तो होता ये था कि अगर हमने अपने सिस्टम में विंडोज़ जो है अगर दोबारा से री इंस्टॉल की, यानी सिस्टम में री इंस्टॉल की, तो बड़ा मसला होता था। फिर साउंड कार्ड अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं, मॉडेम अलग से इंस्टॉल हो रहा है, नेटवर्क कार्ड अलग से इंस्टॉल हो रहा है, वीजीए कार्ड का ड्राइवर अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं,
प्रिंटर का अलग से ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद भी जो है ना वो घंटों लगते थे ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने में। अब तो मसला ही नहीं है, आपका सिस्टम है, आपने विंडोज इंस्टॉल की, सिस्टम में जितने कंपोनेंट्स हैं, पहले से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही सबको जो है ना लाइन अप कर लेता है, क्योंकि उन सब के ड्राइवर्स उसके पास मौजूद हैं। तो ये यूटिलिटी जो है ना वो इस तरीके से। अच्छा, एक नॉर्टन यूटिलिटी की बात की, ये तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा, हमने यूज किया। नॉर्टन यूटिलिटी भी एक हुआ करती थी, इसमें एनसीसी था, नॉर्टन कमांडेड चार्ट। उसके अलावा नॉर्टन हमारे पास जो है वो था, क्या कहते हैं अपना, नॉर्टन का ये वायरस डिटेक्टर था, उसका नाम ही ध्यान से निकल गया, ठीक है, जो एंटीवायरस, नॉर्टन का एंटीवायरस था। अच्छा, ये जो एंटीवायरस वगैरह है ना, ये भी यूटिलिटी में आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम को इन्होंने चेक करना होता है। एंटीवायरसेस जो होते हैं, सिस्टम में से वायरसेस वगैरह पकड़ते हैं ना, तो नॉर्टन एंटीवायरस एक जमाने में बड़ा मशहूर रहा, बहुत ही फेमस एंटीवायरस था नॉर्टन एंटीवायरस, एग्जैक्टली यही नाम था उसका, मगर था बहुत हैवी। नॉर्टन एंटीवायरस ना लोग करते नहीं थे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते थे और सिस्टम मर जाता है, मतलब चल के नहीं देता। अगेन वजह ये है कि वो टाइम टू टाइम सिस्टम को स्कैन करता रहता था। अब आप कुछ काम कर रहे हैं, पीछे से स्कैनिंग शुरू हो गई, सिस्टम की स्पीड इतनी नहीं होती थी कि वो बेचारा बिल्कुल ही चला जाता था। ठीक है जी, चलिए जी, ऑलमोस्ट 2 मिनट रह गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे कंप्यूटर गिटार है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी हम बात कर चुके हैं। और कंप्लीशन स्पेसिफिक टास्क, वर्ड हमारे पास है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। हम ये पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर है, एमएस वर्ड है, स्प्रेडशीट एक्सेल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे एक्सेस है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ग्राफिक्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मल्टीमीडिया ऑथरिंग के सॉफ्टवेयर हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग में आप बाकायदा डिफरेंट कंपोनेंट्स को मर्ज करने के बाद ना ऑथरिंग करते हैं। ऑथरिंग करके मतलब एक पूरा पैकेज बनाते हैं। जिस तरह ऑथरिंग का जो है वो एक सॉफ्टवेयर था, अरे यार देखो जहन से ही निकल गया, इतना यूज किया वो, चलिए जाने दें, बहुत ज्यादा हम तो ऑथरिंग का एक सॉफ्टवेयर यूज किया था, जहन से निकल गया, जाने दें। अच्छा, इंटरटेनमेंट एजुकेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इंटरटेनमेंट के लिए आप गेम वगैरह ये सारे यूज करते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, एजुकेशन के लिए डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, वो हैं। फिर गेम्स अलग से भी दिया हुआ है, वेब डिजाइनिंग टूल है, वेब ब्राउजर्स हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो यूटिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर हैं ना, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो उसकी कैटेगरी में आते हैं।